नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने भारतीय राजनीति में सच में भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 के ऐतिहासिक केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों की। इस चुनाव में मुख्य रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ, वामपंथी विचारधारा वाले एलडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने हिस्सा लिया था। अब जैसे ही इन चुनावों के नतीजे सामने आए, इन्होंने सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। ये राजनीतिक बदलाव इतना बड़ा क्यों है और जो पार्टी पहले सत्ता में थी और जो अब आई है, उनके बीच का ये फासला क्या मायने रखता है? चलिए इस सब को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे वो नतीजे जिन्होंने सबको चौंका दिया। फिर बात करेंगे केरल के उस ऐतिहासिक राजनीतिक पेंडुलम की। उसके बाद सत्ता परिवर्तन के मुख्य कारण जानेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे लेफ्ट का आखिरी किला भी ढह गया। और अंत में समझेंगे कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए इसका क्या संदेश है। तो चलिए सीधा डाइव करते हैं हमारे पहले और सबसे रोमांचक पॉइंट पर, 2026 के चौंकाने वाले नतीजे, जिसे यूडीएफ की एक बहुत बड़ी सुनामी कहा जा रहा है। अगर हम सीधा आंकड़ों की बात करें तो केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 71 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए होता है और यहाँ यूडीएफ ने लिटरली क्लीन स्वीप करते हुए 99 सीटें अपने नाम कर लीं। बहुमत के आंकड़े को उन्होंने बड़ी ही आसानी से पार कर लिया। वहीं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाला एलडीएफ सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। एनडीए को 3 और अन्य को भी 3 सीटें मिली। सच कहें तो साल 2001 के बाद से यूडीएफ का ये अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। लेकिन रुकिए, नतीजों का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब सामने आता है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खुद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अपनी ही पारंपरिक धर्मडम सीट में पीछे चलने लगे। ये सच में अकल्पनीय था। एक सिटिंग मुख्यमंत्री और एलडीएफ सरकार के कई बड़े मंत्री अपनी ही सीटों पर हार से जूझते नजर आए। ये एकदम साफ संकेत था कि एलडीएफ नेतृत्व के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर कितनी भयंकर थी। अब इस नतीजे की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और केरल के उस मशहूर राजनीतिक पेंडुलम को देखना होगा। ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि केरल की राजनीति में एक पेंडुलम कैसे काम करता है। 2001 में यूडीएफ 99 सीटों के साथ आई, फिर 2006 में पेंडुलम घूमा और एलडीएफ 98 सीटों के साथ आ गई। 2011 में फिर यूडीएफ और 2016 में फिर से एलडीएफ। मतलब जनता हर 5 साल में सरकार बदल देती थी। लेकिन 2021 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अपवाद हुआ जब एलडीएफ ने ये ट्रेंड तोड़ दिया और लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। पर 2026 आते आते क्या हुआ? मतदाताओं ने फिर से अपनी पुरानी आदत अपना ली। पेंडुलम वापस यूडीएफ की तरफ घूम गया और वो लगभग 100 सीटों के करीब पहुंच गए। तो आखिर ये भारी सत्ता परिवर्तन हुआ क्यों? एलडीएफ क्यों हारी और यूडीएफ ने ऐसा क्या किया? चलिए इस जनादेश का पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण करते हैं। यूडीएफ की इस शानदार जीत के पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला, एलडीएफ पिछले 10 सालों से सत्ता में थी तो जाहिर है कि सत्ता विरोधी लहर बहुत मजबूत थी। दूसरा, युवाओं में बेरोजगारी और आर्थिक तंगी को लेकर काफी गुस्सा था जिसे यूडीएफ ने सही समय पर उठाया। तीसरा और शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर, यूडीएफ की लोक लुभावन गारंटी, जैसे मुफ्त बस यात्रा, बढ़ी हुई पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस। इसके साथ ही उन्होंने एलडीएफ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भी खूब हाईलाइट किया और नतीजा, उन्हें महिलाओं और पहली बार वोट कर रहे युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिल गया। दूसरी तरफ एलडीएफ की हार सिर्फ यूडीएफ की मजबूती से नहीं बल्कि खुद उनकी अपनी कमजोरियों से भी हुई। जैसा कि हमने देखा, केरल में लगातार तीसरी बार जीतना ऐतिहासिक रूप से बहुत मुश्किल है और वो इस बाधा को पार नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात, उनका पूरा अभियान सिर्फ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के इर्द गिर्द घूमता रहा, जिससे साफ पता चला कि पार्टी में दूसरे दर्जे के नेताओं की भारी कमी है। और इसके अलावा राज्य के बढ़ते कर्ज और बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर हुए विवादों ने जनता के बीच काफी अविश्वास पैदा कर दिया था। अब यहाँ अन्य पार्टियों के लिए सीखने वाली एक बहुत बड़ी बात है। विपक्ष में सिर्फ यूडीएफ ही नहीं बल्कि एनडीए भी थी। लेकिन यूडीएफ ने जहां बहुत ही चालाकी से स्थानीय मुद्दों और अपनी गारंटियों पर फोकस किया, वहीं एनडीए यानी बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार के बावजूद केरल की पारंपरिक यूडीएफ बनाम एलडीएफ की लड़ाई को तोड़ने में नाकाम रही।
इससे एक बात तो साफ है कि विधानसभा चुनावों में आपको सिर्फ एक बड़ा राष्ट्रीय चेहरा नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े मुद्दे और मजबूत स्थानीय रणनीति चाहिए होती है। अब आते हैं इस चुनाव के उस पहलू पर जो राष्ट्रीय और ऐतिहासिक दोनों ही मायनों में सबसे बड़ा है, लेफ्ट के आखिरी किले का ढह जाना। ये टाइमलाइन भारत में वामपंथी यानी लेफ्ट सरकारों के उदय और पतन की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां करती है। आज़ाद भारत की पहली वामपंथी सरकार 1957 में इसी केरल राज्य में बनी थी। 1977 में बंगाल में उनका युग शुरू हुआ जो 34 साल चला। 1978 में त्रिपुरा उनका अभेद्य गढ़ बना, लेकिन फिर ग्राफ नीचे गिरने लगा। 2011 में वामपंथियों के हाथ से बंगाल निकला, 2018 में त्रिपुरा गया और अब 2026 में उनका आखिरी और सबसे मजबूत किला केरल भी ढह गया। इस वक्त की सच्चाई ये है कि आज भारत के किसी भी राज्य में लेफ्ट की कोई सरकार नहीं बची है। ये लिटरली एक युग का अंत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक राज्य के इन नतीजों का पूरे देश की राजनीति और आगे की रणनीतियों पर क्या असर पड़ेगा? यूडीएफ और कांग्रेस के नेता इसे एक ऐतिहासिक जनादेश मान रहे हैं। उनका मानना है कि ये जीत साफ दिखाती है कि जनता बदलाव चाहती है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए 10 साल बाद केरल की सत्ता में ऐसी शानदार वापसी करना सच में एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है। वो इसे सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं मान रहे, बल्कि इसे पूरे देश में अपनी वापसी के एक ब्लूप्रिंट के रूप में देख रहे हैं, जहां सही गारंटी और स्थानीय मुद्दे सत्ता को पलट सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। भारतीय राज्यों से वामपंथी सरकारों के पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद यूडीएफ की ये जीत भविष्य में देश के बड़े राजनीतिक गठबंधनों को किस तरह से नया आकार देगी? क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी गठबंधन बिना किसी क्षेत्रीय वामपंथी ताकत के अपना वो पुराना संतुलन बनाए रख पाएगा? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।